ये कोई चर्चा नहीं करता है। आपकी चर्चा हो रही है क्या नीतीश कुमार जी से? ऐसी कोई खबरें हैं क्या भाटी जी? भाटी जी जी नहीं, मैं ये तो ना हमारे स्तर पे बातचीत होती है ना हमारे स्तर पे जानकारी होती है, लेकिन मेरे पास ये संकेत जरूर है कि एनडीए के 3 सहयोगी आज रात 12 बजे तक इन्हें छोड़ के दूसरी तरफ हो जाएंगे। और वो 3 सहयोगी कौन? अच्छा, फिर ये खबर कैसे होती है आपके पास? ये खबर कैसे है? वो नहीं है, लेकिन ये वाली है कि 3 घटक दल छोड़कर आ जाएंगे इस पाले में। तो ये तो बहुत अंदर की खबर ये आपके पास है, लेकिन ये नहीं है कि नीतीश कुमार पर चर्चा हो रही। नहीं, नीतीश कुमार अच्छे समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। हाँ। संभव है वो कोई निर्णय ले, लेकिन उनसे कोई बात हुई है नहीं हुई है, देखो हम झूठ तो बोलेंगे नहीं। और ये आपको भी अनुमान है कि हम प्रवक्ता हैं पार्टी के, हमारे लेवल पर थोड़ी बातचीत होती है। तो वही नेता करेंगे, बातचीत करेंगे। वही तो मैंने कहा, फिर ये कैसे पता है कि 3 दल छिटक कर आ रहे हैं आपके खेमे में? ये क्या प्रवक्ता को पता होगा? ये तो बाजार में चर्चा गर्म है, और ये तो बाजार में तो कितनी चर्चाएं होती है। इस चुनाव में एक जो बड़ा संकेत है सुचरिता जी, हाँ। आपने ध्यान दिया नहीं दिया जी, बोले। देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। दूसरे, वाराणसी में मोदी जी खींचतान के 1.5 लाख वोट से जीते हैं। उनसे ज्यादा वोट से श्री अखिलेश यादव जीते हैं, उनसे ज्यादा वोट से डिंपल यादव जीती हैं, उनसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जीते हैं। तो ये मोदी जी की विफलता है, सफलता नहीं है। और अगर सरकारी संसाधन जिस तरह वाराणसी में लगाए गए, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम प्रदेश के मंत्री, तमाम सरकारी संसाधन जुटे रहे, अगर वो ना होते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो मोदी जी चुनाव हारे हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप इस इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। ये आंकड़े आने के बाद भी मैं तो सोच रही हूँ अगर ये नहीं आते तो फिर तो आप पता नहीं क्या क्या कहते। अभी भी आप कह रहे हैं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। फेयर इलेक्शन होता तो यूपी में बीजेपी 0 होती। सरकारी संसाधनों का ज्यादा हो गया ना भाटी जी, ये तो ज्यादा हो गया ना। मैं नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है। यूपी में 0 हो जाती बीजेपी। मैं देखिए, सुनिए, आपने हमें 3 महीने नहीं बोलने दिया। 3 महीने जब हम कहते रहे, हम शिकायत करते रहे। आपकी बताइए, बोले हैं जाकर जनता के बीच, तभी तो इतनी सीटें आई हैं। बताया ना कि क्या आज भाटी जी बहुत प्रसन्न है और उनका दिन भी है भाई, प्रसन्नता बनती भी है। रहता था तब भी मुस्कुरा के जवाब देता था मैं तो। लेकिन हम, ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों का दुरुपयोग किया। जगह जगह पुलिस ने लाठियां चलाई, वोट नहीं डालने दिया, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और हमारे कैंडिडेट्स को परेशान किया गया, उन्हें घरों पे बंधक तक बना दिया गया। सर, एक खबर भाटी जी, एक खबर आ रही है, वो जरा ले लेते हैं। दिल्ली आ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और कल तक दिल्ली पहुंच सकते हैं नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू को कन्वीनर बनाने का ऑफर बीजेपी ने दिया है कि वो एनडीए के कन्वीनर बने। चंद्रबाबू नायडू कल दोपहर तक दिल्ली आ सकते हैं। अब देखिए, कल बहुत सारी बैठक है, एक इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, एक दूसरी तरफ जेपी नड्डा के आवास पर बैठकें आज हो रही है, कल भी बुलाई गई है, और वहीं चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें ऐसी भी है कि संयोजक बनाए जाने को लेकर उनको ऑफर भी दिया गया है। और इस ऑफर के बीच खबर यह है कि वो दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आकर क्या चर्चा होगी, क्या इस पर बातचीत होगी, संयोजक को लेकर वो हामी भरते हैं या नहीं। और बताया ये भी गया कि 48 घंटे में ये तय हो जाएगा कि जो ऑफर उनको दिया गया है वो उस पर कितना तैयार है। लेकिन इस बीच जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के घर पर हो या दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर हो। वहीं कांग्रेस ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और अब तैयारी इस बात की सुचरिता कि आखिर कैसे कौन क्योंकि इंडिया गठबंधन के दावे अपने कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, एनडीए के कह रहे हैं कि सरकार हमें बनी रही है हमारी, क्योंकि नंबर्स हमारे पास है। लेकिन अब एक बार मैं कंचना जी के पास जाऊंगी, धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर जरा ले लीजिए। कंचना जी, मैं महाभारत में कई बार ये बात बोली है, आज तो रिजल्ट का दिन है, कि सारे विपक्षी नेताओं में सबसे एक्टिव इस चुनाव में तेजस्वी यादव रहे। कई रैलियां उन्होंने कल डाली, उनकी रैलियों में लोग भी आए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुए। 4 सीटें आपको बिहार में मिल रही हैं, 4 सीटें, और उसमें जो सारण की सीट है वो आप हार रहे हैं। देखिए, हमें भी बहुत ज्यादा इस हिसाब नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 ही सीटें हैं, बल्कि आप 9 सीटों पर आगे हैं। जब अभी मैं इलेक्शन कमीशन की साइड देखकर बता रही हूँ आपको, और हर सीट पर इक्वली, चाहे वो आरजेडी की सीट हो, चाहे कांग्रेस की सीट हो, सीपीआईएम की हो, सीपीआईएमएल की हो, सबकी सीटों पर तेजस्वी जी ने इक्वली रैलियां की थी, प्रचार किए थे। तो हम इसको टोटल इंडिया अलायंस में काउंट करें ना, और इसमें कोई गुरेज नहीं, हमें कहाँ हम 0 पर थे और आप कह रही है कि आरजेडी 4 पर पहुंची है, तो हमारे पास तो कोई घाटा नहीं, हमें तो फायदा ही हुआ। घाटा हुआ है वो अपना देखे, लेकिन हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते थे, एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन सच्चाई यह भी है
कि अगर आप साइट पे इलेक्शन कमीशन की जाएंगी तो देखेंगे कि बहुत ही स्लो काउंटिंग हो रही है। जहां दोपहर 2 बजे तक 50% काउंट कर लेने की बात हो रही थी देश भर में, वहां बिहार में मात्र 27% वोटिंग की काउंट हुआ था। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस क्यों हो रहा है? जिस सीटों पर हम आगे हैं वहां पर स्लो हो रहा है इलेक्शन। भाई कंचना जी टू बी फेयर, आप देखिए जो आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर हैं उसके बाद भी अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तो फिर लगेगा कि ये तो शख्सियत का हिस्सा बन गया कि सवाल ही उठाते रहो। आप इंडिया गठबंधन 233 है स्क्रीन पर, इसके बाद भी आप सवाल उठाएंगे। ये प्रूव हो गया कि एग्जिट पोल्स में सही टैली नहीं आई इंडिया गठबंधन की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सवाल खत्म नहीं होते हैं। और मीसा भारती तो जीत रही है अपनी सीट, आपको तो खुश होना चाहिए। सवाल क्यों खत्म हो जाए? और सवाल भला खत्म होने क्यों चाहिए? पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हमने देखा, पूरे इलेक्शन हमें कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, बावजूद इसके हमने फाइट किया। यूपी का हाल आप देख रही है, पूरे देश भर में हम जिस तरह से 235 पर आए और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन रिजल्ट पूरा जब डिक्लेयर होगा तो ये सीटें हमारी और भी बढ़ेंगी। बीजेपी और खासकर एनडीए जो है उसकी सीटें और भी डाउन जाएंगी। तो सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होता। पूरे चुनाव प्रोसेस में एक एक चुनाव का जो वायलेशन हुआ, गाइडलाइन का जो वायलेशन हुआ, और हमने कंप्लेन लगातार करते रहे और हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ा। चाहे वो इलेक्शन रैली में कुछ भी बोल देते हो, उनके कैंडिडेट कुछ भी बोल देते हो, उसके लिए हमें लड़ना। देखिए मुझे, मैंने फिर भी कहा, देखिए कंचना जी, मैंने पहले भी कहा, अनामिका, आज के दिन जो टैली है वो स्क्रीन पर है। जो बड़ी लीड्स हैं या फिर जहां जीत रहे हैं वो एक्सेप्ट करना होगा, वो बीजेपी को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सामने है। अगर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी उभर रही है तो बीजेपी के लिए यूपी में ये घाटा है और उसको सोचना पड़ेगा कि ये घाटा क्यों है। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया जी जरा बता दीजिए, आप लोगों के लिए यूपी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न बनकर उभर रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने आपको टॉपल ओवर कर दिया है। बिल्कुल यूपी के से जो नतीजे आए हैं और रुझान से बढ़कर अब बाकायदा वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वाकई में इससे बहुत ही फिक्र की और चिंता का सबब है भाजपा के लिए। और मैं इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागूंगी और हम लोग को सोचना पड़ेगा। और हम लोग देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है कि अगर हम लोग जीतते हैं हारते हैं पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले ना तो इलेक्शन कमीशन पर आक्षेप लगाते हैं, ना ईवीएम का रोना रोते हैं, हम लोग पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जहां हमने अच्छा किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जहां हमसे और हम बेहतर कर सकते थे उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि इतने आंकड़ों का फर्क है और उम्मीदों से कई कम हमारी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है एक बहुत गहन समीक्षा की इसमें ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी और लार्जेस्ट अलायंस के तौर पर भी हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन यूपी में जो हुआ है और जो हमारे और भी जगहों में कम सीटें आई हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ही जरूरी है। शाजिया जी 80 में 80 की बात कर रहे थे, 80 में आधी भी नहीं आई है और उसमें मंथन हो 80 में 80 की बात कर रहे थे, क्या कुछ हो गया है ग्राउंड पर। आप 80 में 80 की बात कर रहे थे, आधी भी नहीं आई है। इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। धीरे